नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को कवर कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने 3 चैप्टरों को कवर कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अर्थात चौथे नंबर के चैप्टर को कवर करेंगे, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को क्यों लागू किया गया और उसके क्या आधार रहे मुख्य रूप से, और उस प्रशासन की प्रक्रिया की क्या क्या तत्व उसमें शामिल किए गए दोस्तों। तो इन मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है। क्लियर है? देखिएगा, तो चैप्टर नंबर जो हमारा पहला है, प्रशासनिक संगठन। प्रशासनिक संगठन दोस्तों और सामाजिक सांस्कृतिक नीति। तो पिछले चैप्टर में दोस्तों हमने ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों पर बात की थी, है ना। और उसी क्रम में जब हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश ने कुछ प्रशासनिक नीतियां भी लागू की, कुछ सामाजिक नीतियां लागू की और कुछ सांस्कृतिक नीतियां लागू की। तो इन्हीं तीनों नीतियों को इस चैप्टर में दोस्तों विस्तार से समझाया गया है। क्लियर है? प्रशासनिक नीतियां लागू करने का उद्देश्य ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों शुरुआत में केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन 1765 में उसने बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त की, अर्थात टैक्स प्राप्त करने का अधिकार ले लिया था। और इसी प्रक्रिया को बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन के नाम से जाना गया। क्लियर है? प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के माध्यम से प्रशासन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जैसे आप देखेंगे तो शिताब राय को बिहार का सूबेदार बनाया था, है ना, और मोहम्मद रजा खां जो थे उनको बंगाल का बनाया था। तो वहाँ से भारतीयों के माध्यम से प्रशासन को करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य भी यही था कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ग था भारतीयों का, जिसकी प्रशासन पर पहले से पकड़ थी मुख्य रूप से, तो ब्रिटिश के लिए आसान था। लेकिन आगे चल करके जैसे द्वैध शासन 1772 में दोस्तों समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपने ही अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया था, जहां से मुख्य रूप से कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है डायरेक्ट रूल करने लगी थी भारतीयों पर। और वहां से उन्होंने अपने ही अधिकारियों को दोस्तों अपॉइंटमेंट करने की बात की। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों जो अधिकारी थे, वो मुख्य रूप से ICS का एग्जाम होता था ब्रिटेन में, उस एग्जाम के माध्यम से क्वालिफाई करके भारत में आते थे। क्लियर है? और इसी उद्देश्य से दोस्तों 1813 के एक्ट में पहली बार ये कहा गया था कि इस सिविल सेवा की भर्ती में, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रशासनिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो यहाँ बात होगी, पहली बार जो है 1833 के एक्ट में ये बात कही गई कि हम सिविल सेवा की भर्ती में मुख्य रूप से धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन ये एक्ट दोस्तों लागू नहीं हो पाया। आगे चल करके 1853 का जो एक्ट आया था 1853 वाला, उस एक्ट में ये बातें लागू की गई थी और कहा गया था कि भारत और ब्रिटेन के लिए एक साथ एग्जाम कराने की बात कही गई थी, और एग्जाम दोस्तों ब्रिटेन में होता था। क्लियर है? तो ये इस तरीके से एक सिविल सेवा का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में पुलिस सेवा का जनक, है ना, सिविल सेवा का जनक और न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए जाना जाता है। तो इन्हीं सब बातों को दोस्तों हमें पढ़ना है। चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक लाइन रीड कर रहे थे तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से। दोस्तों पीछे हम पढ़ चुके हैं 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने दोस्तों, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है कंट्रोल लगाने का प्रयास किया था। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है उसकी आर्थिक नीतियां ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाने लगी थी। तो दोस्तों ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश की कोई भी नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति है, प्रशासनिक नीति है या फिर वो धार्मिक नीति, सारी की सारी नीतियां दोस्तों उनके लाभ को आधार बना करके निर्धारित की जा रही थी। क्लियर है? हर नीति में दोस्तों उनका लाभ छुपा हुआ था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी मुख्य रूप से, है ना। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाती थी।
अब हम उस संगठन की चर्चा करेंगे जिसके जरिए कंपनी ने अपने नव उपनिवेश की शासन व्यवस्था का संचालन किया। तो जो भारत पर सत्ता प्राप्त की थी और उस सत्ता पर किस तरीके से शासन किया जाएगा, इसकी बात हो रही है ना। आरंभ में कंपनी ने भारत स्थित अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया था। जो हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में जो है भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया था। यही अभी सिताब राय का नाम बताया था बंगाल बिहार में, तो उनको वहाँ का सूबेदार बनाया था, है ना। और तब उनकी गतिविधियां देख रेख तक ही सीमित रह गई थी, मगर जल्द ही समझ लिया गया कि प्रशासन के पुराने तौर तरीकों का अनुसरण करने से ब्रिटिश उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये कहा जा रहा था कि अगर भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था अधिक से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। क्लियर है? तो वो भारतीयों के माध्यम से नहीं हो सकता, इसीलिए उनकी जगह पर अपने ही अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फलस्वरूप कंपनी ने प्रशासन के कुछ पहलुओं को अपने हाथों में लिया। वॉरेन हेस्टिंग और कार्नवालिस के शासन काल में ऊपर के प्रशासन में अमूलचूल परिवर्तन किए गए, कई सारे परिवर्तन किए गए और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी शासन ढांचे के तर्ज पर रखी गई। नए क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार, नई समस्याओं, नई आवश्यकताओं, नए अनुभवों और नए विचारों के फलस्वरूप 19वीं सदी में प्रशासन की व्यवस्था में अधिक गंभीर परिवर्तन हुए, मगर इन परिवर्तनों के दौरान साम्राज्यवाद के व्यापक उद्देश्यों को कभी भुलाया नहीं गया। तो जो हमने कहा कि कंपनी केवल दोस्तों अपने लाभ के लिए काम करेगी, उसकी कोई भी नीति बनेगी उसमें उनका लाभ छुपा हुआ होगा मुख्य रूप से, है ना। उसी प्रशासन को दृष्टिकोण से देखना है। भारत में ब्रिटिश शासन के 3 खंभों पर टिका हुआ था। ये अब हम जो करेंगे कि ब्रिटिश शासन भारत में दोस्तों 3 पिलर्स पर टिका हुआ था। जो 3 पिलर थे दोस्तों वो कौन कौन से हैं? वो थे, एक नागरिक सेवा अर्थात सिविल सेवा, क्योंकि सिविल सेवा मुख्य रूप से धरातल पर या लोगों से जुड़ने का एक माध्यम था। सिविल अधिकारियों के माध्यम से ही लोगों पर प्रशासन किया जा सकता था। तो पहला जो स्तंभ है ब्रिटिश प्रशासन का दोस्तों, वो सिविल सेवा है ना, नागरिक सेवा है। दूसरी थी दोस्तों सेना। सेना के माध्यम से ही विलय और विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया जा सकता था। सेना के माध्यम से ही उन विरोधी शक्तियों को कुचला जा सकता था। तो दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पिलर था दोस्तों वो है सेना, और तीसरा पिलर जो था उसका वो पुलिस है। क्लियर है? तो ब्रिटिश प्रशासन के 3 स्तंभ जो बताए जा रहे हैं वो दोस्तों ध्यान आप रखेंगे, एक नागरिक सेवा सिविल सेवा, दूसरा है सेना और तीसरा पुलिस। अब इन तीनों व्यवस्थाओं में सुधार कर करके हम एक भारत पर प्रशासनिक नींव को रखा जा सकता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ऐसा 2 कारणों से था। पहला कारण, ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना था। बिना सेना के, पुलिस के या सिविल सेवा के माध्यम से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता था। तो ये जो बात की जा रही थी कि भारत पर लंबे समय तक शासन कैसे किया जा सके, उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, तो उस पर एक मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी था दोस्तों। क्लियर है? ब्रिटिश शासन को स्थायी रखना था। कानून और व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर, ब्रिटिश विनिर्माता और वस्तुओं को भारत कोने कोने में बेचने की उम्मीद नहीं रख सकते थे। तो बिना सुरक्षा के, बिना प्रशासन के ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में पहुंचाना एक बहुत मुश्किल भरा काम नजर आ रहा था। क्लियर है? और भारत के दूर दराज इलाकों से कच्चे माल की आपूर्ति बंदरगाह तक हो जाए, तटीय क्षेत्रों तक हो जाए और वहां से फिर ब्रिटेन की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए भी एक मजबूत प्रशासन चाहिए दोस्तों। क्लियर है? फिर विदेशी होने के कारण अंग्रेज भारतीय जनता का स्नेह पाने की आशा नहीं कर सकते थे। ये मामला ये नहीं था कि कंपनी दोस्तों भारत में आई है तो कंपनी और भारतीयों के बीच में एक भाई बंधुत्व जैसा मामला बन जाए, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि कंपनी, अंग्रेज जो थे उनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी बोली भाषा थी मुख्य रूप से, और भारतीयों का अपना कल्चर था। तो दोनों के कल्चर में एकदम जुड़ाव जैसी कंडीशन नहीं बन सकती थी। वो डरा के, धमका के इसी तरीके से उन पर कंट्रोल किया जा सकता था। इसीलिए प्रशासन की आवश्यकता है ना।
इसीलिए उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जन समर्थन के बदले शक्ति का सहारा लिया दोस्तों। तो मैंने कहा ना कि पुलिस बल, सेना है, सिविल सेवा है, इन सब का सहारा लिया जा रहा है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने अपने भाई वेलेजली के मातहत में भारत में काम किया। उसने यूरोप जाने पर लिखा। तो ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन दोस्तों लॉर्ड वेलेजली का ब्रदर है, भाई है। इसने एक ब्रिटेन जाने के बाद ये कुछ बातें लिखी हैं दोस्तों। क्या लिखा है? भारत में सरकार की व्यवस्था, सत्ता के नियम और उसे संभालते रखने तो सरकार के कार्यकलापों को चलाने के तौर तरीके समान उद्देश्यों के लिए यूरोप में अपनाए गए और तौर तरीकों से बिल्कुल भिन्न हैं। ये कह रहा है कि भारत में जो सत्ता स्थापित की गई, जो प्रशासन किया जा रहा था और ब्रिटेन में प्रशासन किया जा रहा था, दोनों के तौर तरीके दोस्तों बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से भिन्न है। भारत में एक तानाशाही सत्ता जैसी स्थापना की नजर आ रही है, जहां भारतीयों को कोई अधिकार नहीं है। भारतीयों के साथ जो है मजदूरी की बात हो, चाहे वो निम्न दर मजदूरी की दी जा रही हो, उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही हो, तो भेदभाव मूल प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन ब्रिटेन में दोस्तों ऐसा नहीं था। तो ये दोनों स्थानों पर जो प्रशासन की बात की जा रही है उसमें बड़ी भिन्नता नजर आ रही है ना। वहां संपूर्ण सत्ता की नींव उपकरण तलवार है। कहां पर दोस्तों? भारत में। तो ये लॉर्ड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कह रहा है कि भारत में सत्ता की सबसे बड़ा जो उपकरण है वो दोस्तों तलवार है, अर्थात तलवार के बल पर ही भारत को जीता गया था। एक अंग्रेज का स्टेटमेंट है दोस्तों कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्लियर है? वही जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कह रहे हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग सबसे पहला पिलर की बात करते हैं, नागरिक सेवा की। अभी तक जो हमने देखा कि प्रशासन की आवश्यकता क्यों थी, है ना, और प्रशासन के 3 पिलर हमने देखे ब्रिटिश शासन के, एक सिविल सेवा, दूसरा सेना और तीसरा दोस्तों पुलिस। तो हम लोग सबसे पहले सिविल सेवा की बात करते हैं। इसमें क्या डेवलप किया ब्रिटिश के द्वारा? नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। जैसा कि पहले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि आरंभ से ही पूरी ईस्ट कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के लिए जरिए होता था। कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपना निजी व्यापार करने की इजाज़त थी। ये स्टार्टिंग की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे दोस्तों, उनको निजी व्यापार करने की अनुमति थी, क्योंकि उनको वेतन जो है कम दिया जाता था। बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने का आरंभ कर दिए। अब वे अत्यंत भ्रष्ट हो गए। स्थानीय बुनकरों, दस्तकारों, शादीगारों, जमींदारों को उत्पीड़न कर राजाओं महाराजाओं से घूस लेना, नजराना लेना, गैर कानूनी निजी व्यापार के जरिए अकथनीय धन संपदा इकट्ठी की, जिसको लेकर सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए थे, मगर वो इसमें जो है आंशिक रूप से सफल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी दोस्तों मुख्य रूप से उनको प्रारंभ में निजी व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में यही व्यापार मुख्य रूप से जब वो अत्यधिक इसमें संलिप्त हो गए तो भ्रष्टाचार होने लगा, है ना, भारतीयों से घूस लेने लगे, जमींदारों से नजराने उपहार लेने लगे और अथाह धन संपदा भारत से प्राप्त की। इसी धन संपदा को लेकर के जो दोस्तों ब्रिटेन जा रहे हैं आगे, इसी वजह से ब्रिटेन के व्यापारियों ने दोस्तों वहाँ पर जो है ब्रिटेन में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि इन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की धन संपदा को देख करके उनको लगता था कि भारत में ऐसा कौन सा व्यापार होता है जिससे इतना बड़ा लाभ हो रहा है। इसीलिए उन्होंने भी भारत की ओर व्यापार करने की मांग की थी दोस्तों। तो इसी वजह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसा व्यक्ति दोस्तों इतना धन संपदा भारत से कमाया कि वो ब्रिटेन में मुख्य रूप से इस बात को जब उस पर कार्रवाई हुई, मुकदमा चलाया गया, तो वो उस धन संपदा का ब्यौरा देने में असफल हो जाता है। बाद में दोस्तों उसको आत्महत्या करनी पड़ी। यही काम वॉरेन हेस्टिंग के साथ हुआ था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी दोस्तों अथाह धन संपदा कमा के ले जाते थे और वो एक भ्रष्टाचार के माध्यम से होता था मुख्य रूप से। बाद में जब 1773 का रेगुलेट एक्ट आ रहा दोस्तों, तो इसी एक्ट में निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, नजराने उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये प्रशासनिक सुधार करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, है ना। वही बात हो रही थी।
कॉर्नवालिस ने 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध था, मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदार कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी जाएगी, उपहार देने से रोक दिया जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसा व्यक्ति सोच रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों को अगर अच्छे से काम कराना है तो दोस्तों इनकी सैलरी में जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रशासनिक सेवाओं में जो पहला सुधार करेगा दोस्तों, वो किया जाएगा, मुख्य रूप से उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। और एक जो मजिस्ट्रेट होता था उसको 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी डिसाइड की गई, और जो टैक्स जो रेवेन्यू वो वहाँ से कलेक्ट करता था उसका 1% हिस्सा उसको कमीशन के तौर पर दिया जाता था। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है कि वेतन 1500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया जिले के कलेक्टर का, है ना। इसके अतिरिक्त उसे जिले की कुल वसूल की गई राजस्व रकम का 1% हिस्सा दिया जाने लगा। तो ये दोस्तों जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा अधिकारी, उसका 1% उसको मिलेगा, तो उसकी मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, ये भी कहा गया, है ना। कंपनी की नागरिक सेवा संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेवा हो गई। कॉर्नवालिस ने यह भी निर्धारित किया कि नागरिक सेना में पदोन्नति वर्षता के आधार पर होगी, जिससे उसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त हो सके। तो पदोन्नति का भी प्रावधान किया गया, कहा कि वर्षता के आधार पर पदोन्नति होगी। क्लियर है? लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में सेना में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की दोस्तों। तो पहला फैक्ट आपने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजी व्यापार पर रोक लगाई, नजराना लेने पर रोक लगा दिया, और उनकी वेतन वृद्धि कर दी गई। क्लियर है? और ग्रोथ के लिए कहा गया कि योग्यता का आधार रखा जाएगा, है ना। अगर आप जो है अगले पद पर जाना चाहते हैं तो उसकी योग्यता का निर्धार होगा। नेक्स्ट सुधार दोस्तों किया गया, बहुत महत्वपूर्ण, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि यहाँ से दोस्तों अंग्रेजों का मुख्य रूप से प्रशिक्षण का काम होगा, है ना। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने जो है इसको बंद कर दिया, है ना। और उन्होंने इंग्लैंड में हेलेबरी के में अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। तो 1806 में दोस्तों इसको बंद कर दिया गया और फिर इंग्लैंड के हेलेबरी में ही उनको प्रशिक्षण देने का काम हुआ। 1853 में नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को खुश रखने के लिए उन्होंने उन्हें कुछ नियुक्तियां की गई थी। निदेशकों ने इस लाभ प्रद बहुमूल्य विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए कुछ संघर्ष किया। संसद ने उनके आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकारों को छीन लिया, तब भी उन्होंने इस विशेषाधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। अंतोगत्वा 1853 में उसे वो खो दिया। चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां जो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी। पहले दोस्तों ये अधिकारियों की नियुक्ति जो है वहाँ की एक कमीशन के द्वारा कर दी जाती थी, लेकिन 1853 में कहा गया दोस्तों, है ना, पहले ये जो नियुक्ति होती थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। क्लियर है? लेकिन 1853 के एक्ट में कहा गया कि ये सारी की सारी नियुक्तियां दोस्तों अब जो है एक सिविल सेवा के माध्यम से होंगी, एक परीक्षा के माध्यम से होगी। क्लियर है? कॉर्नवालिस के जमाने से ही भारतीय नागरिक सेवा एक खास विशेषता थी। भारतीयों की बड़ी खासी पूरी तरह अलग रखा गया। अधिक तौर से 1793 में व्यवस्था की गई कि प्रशासन में उन सारे ऊंचे ओहदों पर जहां 500 अधिक पाउंड सालाना का वेतन मिलता है, केवल अंग्रेज नियुक्त किए जाएंगे। तो ये भारतीयों के साथ भेदभाव वाला जो कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है हमको, वो तो था ही मुख्य रूप से, है ना। इस नीति को सरकार की अन्य शाखाओं जैसे सेना, पुलिस, न्यायपालिका, इंजीनियर आदि में लागू किया गया। कॉर्नवालिस की जगह गवर्नर जनरल बनकर आए भारत में जॉन शोर के शब्दों में, अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों के फायदों के लिए गुलाम बनाना था, है ना। तो जॉन शोर क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर तरीके से गुलाम बनाना था। भारतवासियों को हर सम्मान, प्रतिष्ठा, ओहदों से वंचित रखा गया है, जिन्हें स्वीकार करने के लिए छोटे छोटे अंग्रेजों को भी चुनौती दी जा सकती थी।
क्योंकि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। ये ब्रिटिश का अपना एक, या किया नहीं गया क्योंकि उनको लगता था कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का सिद्धांत लागू करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स ग्रांट ने दोस्तों भारतीय जनता की निंदा करते हुए कहा कि वह मनुष्यों की पतित तो निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र भावना रह गई थी। तो प्रारंभ में ब्रिटिश जो है भारतीयों को भ्रष्ट मानते थे, और चार्ल्स ग्रांट जैसा व्यक्ति कह रहा है कि इससे निकृष्ट जाति नस्ल हमने अपने जीवन में नहीं देखी। तो भारतीयों को सबसे निम्न किस्म का दर्जा दिया जा रहा है ना। और जो अपने दुर्गुणों के कारण विपन्नता में धसी हुई है, इसी कारण कॉर्नवालिस का विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का अपना विचार था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक सदस्य दोस्तों भ्रष्ट है। क्लियर है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने माना है। यह उल्लेखनीय है कि अंतोगत्वा कुछ हद तक तत्कालीन भारतीय अफसरों और जमींदारों के एक छोटे से वर्ग का जरूर लागू होती थी, मगर यह अंतोगत्वा अगर नहीं तो समान रूप से भारत स्थित ब्रिटिश अफसरों पर लागू होती थी। कॉर्नवालिस ने उन्हें ऊंचे वेतन देने का प्रस्ताव इसलिए रखा था कि उन्हें प्रलोभन से दूर रखने की सहायता मिले और ईमानदार आज्ञाकारी प्रशासन अधिकारी मिल सके। मगर उसने पर्याप्त वेतन का उपाय भारतीय अफसरों के भ्रष्टाचार हटाने के लिए लागू करने में कभी नहीं सोचा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए दोस्तों, वो सारे के सारे सुधार अंग्रेजों के पक्ष में थे। भारतीयों के लिए ऐसा कोई सुधार नहीं किया गया। क्लियर है? वास्तव में सेवाओं के उच्च वेतनमानों से भारतीयों को वंचित रखा गया है ना, ये जानबूझकर किया गया। इन सेवाओं की जरूरत उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने और उसे मजबूत बनाने के लिए थी। जाहिर है कि इस काम में भारतीय पर नहीं छोड़ा जा सकता था, है ना। पहले हमने कहा कि ब्रिटिशों का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो भारत में एक लंबे समय तक शासन करना था, लंबे समय तक भारत का शोषण करना था, भारत को लंबे समय तक गुलाम बना के रखना था। तो ये पूरी प्रक्रिया भारतीयों के माध्यम से नहीं हो सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया ऊंचे ऊंचे पदों पर, उनकी सैलरी, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा। भारतीयों को तो दोस्तों शामिल ही नहीं किया जाता था। जहां उच्च पदों पर या उच्च वेतन का मामला था, वहां भारतीयों को अपॉइंटमेंट किया ही नहीं जा रहा था। और 1793 में प्रावधान भी कर दिया गया था कि 500 पॉइंट से ज्यादा किसी भी जो सैलरी होती थी वहां पर किसी भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश हितों के लिए सहज अनुभूति थी और न ही उनकी समझदारी। इसके अलावा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्ग चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विस और दूसरी लाभप्रद नौकरियों पर उनका एक अधिकार बना रहे। ये ब्रिटिश चाहते थे। वे पद उनके बेटों की नियुक्ति के लिए सुरक्षित रखें। वस्तुतः इन नियुक्तियों को लेकर उनके बीच घनघोर संघर्ष हुए। नियुक्ति करने का अधिकार कंपनी के निदेशकों और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बीच दिनों तक विवाद का विषय बना रहा। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारतवासियों को कैसे जगह बाने देते, मगर छोटे ओहदों के लिए भारतीयों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, क्योंकि वे अंग्रेज की अपेक्षा कम वेतन और आसानी से उपलब्ध थे। तो छोटे छोटे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई क्योंकि उनको बहुत कम वेतन में रखा जा सकता था, है ना। भारतीय नागरिक सेवा धीरे धीरे दुनिया की एक अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित हो गई। उसके सदस्यों को काफ़ी अधिकार थे। वे नीति निर्माण में भाग लेते थे। उन्हें आज़ादी, ईमानदारी और कठिन परिश्रम के माध्यम से जो है विकसित किया गया था। इन गुणों के स्पष्टता भारतीय हितों को नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को साधा गया। उनको यह विश्वास हो गया कि भारत पर शासन करने का लगभग उन्हें देवी अधिकार मिला हुआ है। तो जो अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट किए जाते थे दोस्तों, उनको अपने आप में ये विश्वास हो गया था कि हमें भारत पर शासन करने का एक देवी अधिकार प्राप्त हुआ है। और वो ब्रिटिश पर जो है श्वेत व्यक्ति का भार, व्हाइट वार्डन थ्योरी लेकर के चलते थे कि गॉड ने हमें एक वार्डन दिया हुआ है जिसके माध्यम से हमें विश्व के लोगों का कल्याण करना है। तो उसी विचारधारा के साथ जो है वो काम कर रहे थे, है ना। भारतीय नागरिक सेवा को बहुधा इस्पात का चौखट कहा गया, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को पोषण किया और लंबी अवधि तक बनाए रखा।
तो ये प्रशासन के बारे में कहा जा रहा है कि इस्पात की चौखट था जिसने मुख्य रूप से भारत पर लंबे समय तक शासन करने में सहायता की, है ना। कालक्रम से भारतीय जीवन में जो कुछ भी प्रगतिशील और उन्नत बातें थीं उनकी वह विरोधी बन गई। इस प्रकार उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमले के निशान पर बनी रही। तो दोस्तों ये प्रशासन की बात हुई। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से। एक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली के समय पर दोस्तों पहली बार कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन बाद में 1806 में उसको बंद करके इंग्लैंड के हेलेवरी में उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। क्लियर है। पीटी के पर्पज से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग सेना की बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे अंतत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। उसने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी। तो हम सेना की बात कर रहे हैं। सेना मुख्य रूप से किस काम में आई? तो सबसे पहले उसने भारत को जीतने में उसकी सहायता की, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल को 2 युद्धों के माध्यम से, फिर मैसूर को, मराठों को, पंजाब को, है ना। तो इस तरीके से पूरे भारत को जीतने में इस सेना की बड़ी भूमिका रही। उसने विदेशी प्रतिद्वंदियों को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। तो जो विदेशी प्रतिद्वंदी थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे दोस्तों, डच थे, उनको मुख्य रूप से भारत से बाहर रखा, है ना, उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। और सदा वर्तमान आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा की और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी यह प्रमुख हथियार भी बना। तो कई सारी चीज़ों में ब्रिटिश के लिए प्रतिस्पर्धा का एक हथियार बना रहा। एशिया, अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों में ब्रिटिश को जीतने में सहायता की। किसने दोस्तों? सेना ने। तो हम लोग सेना की बात कर रहे हैं, है ना। कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी, जिन्हें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में भर्ती किया गया जो कभी उत्तर प्रदेश, बिहार में मुख्य रूप से तैनात थे। उदाहरण के लिए 1857 में भारतीयों की फौज में 3,11,400 सैनिक थे। भारत में कंपनी की फौज में 3,11,400 सैनिक थे। ये सेना का थोड़ा डाटा दिया जा रहा है, ध्यान रख लेंगे, है ना। जिसमें मुख्य रूप से 2,65,900 भारतीय थे दोस्तों। क्लियर है। तो अगर हम डाटा देखें कि 1857 के पास ब्रिटिश के पास जो सेना थी दोस्तों, उसमें 3,11,400 टोटल सेना है ना। कुल आर्मी, जो टोटल आर्मी है दोस्तों, वो 3,11,400 मुख्य रूप से, है ना। जिसमें से 2,65,900, 2,66,000 मान लो जो भारतीय थे। इसका मतलब था दोस्तों भारतीयों की संख्या बड़े स्तर पर थी सिपाहियों के मामले में, है ना। मगर उनके अफसर निश्चित रूप से कॉर्नवालिस के जमाने से केवल अंग्रेज ही होते थे। 1856 में सेना में केवल 3 ऐसे भारतीय थे जिनको 300 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था दोस्तों। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि मात्र 3 ऐसे अधिकारी थे दोस्तों जिनको मुख्य रूप से 300 रुपए से ज्यादा वेतन मिलता था। समझना, 2 लाख से ज्यादा, 2,66,000 सिपाही थे भारतीयों के, उनमें 3 अधिकारी ऐसे थे, 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 300 रुपए वेतन मिलता था। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि भारतीयों की सैलरी या वेतन का मुख्य रूप से मामला जो था वो बहुत कम रखा जाता था। और 1857 क्रांति में सिपाहियों के असंतोष का एक बड़ा कारण यही था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सबसे ऊंचा भारतीय अफसर एक सूबेदार हुआ करता था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षा अधिक खर्चीले थे। इसके अलावा ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वहाँ शायद भारत को जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं थे मुख्य रूप से। तो भारतीयों को सैनिकों में भर्ती इसलिए किया गया दोस्तों, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि एक तो ये सस्ते, बहुत कम वेतन पर मिल जा रहे हैं भारत में। दूसरा कि ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी भी नहीं थी कि इतनी एक बड़ी सेना के रूप में गठन किया जाए। अब जो लोग थे ब्रिटेन में वो पढ़ लिख करके अधिकारियों की पोस्ट पर आ रहे थे। सेना के लिए मुख्य रूप से भारतीयों को भर्ती किया जा रहा था। क्लियर है। तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है, संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों का एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। आज इस पर बड़ा अचरज होता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीता
और नियंत्रित कर सके, जिसमें भारतीयों का बहुमत था। तो ये एक विडंबना मान लीजिए या फिर एक अचरज मान लीजिएगा कि भारत को अंग्रेजों ने जीता दोस्तों, तो उसमें एक बड़ी संख्या भारतीय सिपाहियों की थी, या मैं कहूँ भारतीय सिपाहियों के माध्यम से भारत को जीतने का प्रयास किया गया। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है ना। हमारे भारत में ये परंपरा रही है शुरू से कि हम जिसका नमक खाते हैं उसकी वफादारी करते हैं। तो ब्रिटिश के द्वारा जो वेतन मिलता था भारतीय सिपाहियों को, उनके लिए वो नमक था जिसके खिलाफ वो नमक हलाली नहीं कर सकते थे। तो एक विचारधारा, सिद्धांतवादी विचारधारा थी भारतीयों के बीच में। तो जिसके लिए काम करते थे वफादारी निभा रहे हैं। क्लियर है। वही एक कॉन्सेप्ट जो मुख्य रूप से काम कर रहा है। ये भारतीय सिपाही अंग्रेजों के साथ नमक हलाली नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक सिद्धांतवादी विचारधारा है जिसमें भारतीयों का बहुमत था। ऐसा दो कारणों से संभव हो पाया। ये भारतीयों क्यों जीत पाए, तो मैंने आपको बताया। एक और देश की आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। ये तो वेतन वाला मामला तो था ही, मुख्य रूप से राष्ट्रवाद जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों, कि राष्ट्र के लिए लड़ना है, राष्ट्र के विरोध लड़ना है। तो राष्ट्रवाद जैसी भावना उसमें बिल्कुल नहीं थी, है ना। बिहार या अवध के किसी सैनिक ने ना ये सोचा और ना ही वह सोच सकता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की सहायता कर वह भारत विरोधी काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये उस समय लोगों के मन मस्तिष्क से ये चीज़ बाहर थी कि अगर कोई भारतीय सिपाही ये नहीं सोच पा रहा था कि हम अंग्रेजों के विजय में अपना काम योगदान दे रहे हैं, ये गलत है, उसके लिए गलत नहीं हो सकता था। दूसरी ओर भारतीय सैनिकों का यह बड़ी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। इसे आमतौर पर नमक हलाली कहा जाता था। दूसरे शब्दों में भारतीय सैनिक भाड़े का बढ़िया सिपाही था, कंपनी की एक अच्छी वेतनदाता थी। उसने अपने सैनिकों को नियमित रूप से और अच्छा वेतन दिया। यह एक ऐसी फौज थी जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे। तो नियमित वेतन मिलना ये भारतीयों के लिए दोस्तों एक बड़ी सुनहरा अवसर था मुख्य रूप से। और दोस्तों उस समय भारत गरीबी कंकाल से गुजर रहा था, है ना। नेक्स्ट है इसे आमतौर पर, ठीक है। तो ये सेना की बात हो गई। अब हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था। उसका सृजन करने वाला ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले क्या होता था कि गांव के जमींदार ही दोस्तों कानून और न्याय व्यवस्था देखने का काम करते थे। अब मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन जमींदारों को इस कार्य से मुक्त कर दिया कि आप जो है न्याय व्यवस्था को नहीं देखेंगे, है ना। और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की गई। इसके लिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था से लिया, उसने आधुनिक बनाया। दिलचस्प बात यही थी कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की, है ना। हर थाने का प्रधान दरोगा होता था, दरोगा भारतीय होता था। बाद में पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट का पद बनाया गया, पुलिस में जिला अधीक्षक का पद बनाया गया, और ये जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी भारतीयों को ऊंचे सभी ओहदों पदों से अलग रखा गया, है ना। पुलिस की जिम्मेदारी को चौकीदार निभाते थे, उनका भरण पोषण गांव वाले करते थे। पुलिस धीरे धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल रही मुख्य रूप से। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका, और जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस के इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया। लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस के असहानुभूतिपूर्ण रूप अपनाया गया। संसद की एक समिति ने 1813 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय नीतियों से उसी तरह लूटा गया जैसे डकैत करते थे, जबकि डकैतों को दबाने के लिए उनका आयोजन किया गया था। मगर गवर्नर बेंटिंग ने 1832 में लिखा। दोस्तों पुलिस व्यवस्था की स्थापना जरूर की गई, जिनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, शहरी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए।
लेकिन दोस्तों ब्रिटिश शासन के टाइम पर जो पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई थी, वो पुलिस व्यवस्था तानाशाही रूप लिए हुए थी मुख्य रूप से। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था तो बहुत दूर की बात थी, ये मुख्य रूप से गांव वालों का शोषण करते थे, है ना। वही ब्रिटिश संसद में एक पालिक समिति के माध्यम से बताया जा रहा है कि पहले चोर डकैत लुटेरा वो जो है अपराध के माध्यम से घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन यही पुलिस जो है दोस्तों एक कानून नियम बना करके उन्हीं चीज़ों को अंजाम दे रही थी। तो चोर और पुलिस इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं बताया जा रहा, अर्थात लूटपाट शोषण जैसी प्रवृत्ति इस पुलिस व्यवस्था के माध्यम से नजर आ रही है। उस समय विलियम बेंटिंक ने दोस्तों क्या लिखा है, जहां तक पुलिस का सवाल है वह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। अब देखिए एक अंग्रेज होकर की बात लिख रहा है ना। जहां तक पुलिस का सवाल है कि जनता के रक्षक से वो कोसों दूर है ना, रक्षा जनता की रक्षा नहीं करती है। इस संबंध में जनता की भावनाओं को बिना निम्नलिखित तथ्य का सहारा लिए हुए मैं अच्छी तरह नहीं रख सकता। हाल के एक रेगुलेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता। इस रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई डकैती हुई तो पुलिस को तब तक जांच करने की मनाही है जब तक लुटेरे लूटे गए व्यक्ति उसे नहीं बुलाएं। कहने का मतलब यह है कि डरिए भेड़िए से बड़ा भुक्कड़ हिंसक पशु है। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही थी। लूट चोरी हो जाए लूटपाट हो जाए पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती थी दोस्तों जब तक उसको मुख्य रूप से कुछ सहारा ना दिया जाए या उसको कोई जिसको लूटा गया उसको द्वारा बुलाया ना जाए। स्वयं कार्य करने की जो प्रवृत्ति थी दोस्तों वो नजर नहीं आ रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक संगठन। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के सीढ़ीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया मगर कॉर्नवालिस ने इसे और आगे बढ़ाया। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई जिसका प्रमुख जिला जज होता था जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों न्याय व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई और इन न्यायालयों का अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया, है ना। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई जिसका प्रमुख जिला जज होता था और दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया गया। पहले कलेक्टर मुख्य रूप से जज का काम करता था, अब दोनों के कार्यों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में दोस्तों अलग कर दिया गया, है ना। जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील करने पहले दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। अपील की आखिरी सुनवाई लंदन दीवानी अदालत में की जा सकती थी। तो समझिए दोस्तों आज तमिलनाडु का व्यक्ति दिल्ली जाने में इतनी समस्या होती है कि वो किस तरीके से न्याय पा सके, लेकिन उस समय अगर किसी को सर्वोच्च अपील करनी है तो दोस्तों उस समय लंदन में करनी पड़ेगी अपील। क्लियर है। आप समझिएगा कि भारत में न्याय व्यवस्था से भारतीय कितना कोसों दूर थे, है ना। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें होती थीं जिसके प्रधान यूरोपवासी होते थे। अनेक छोटी छोटी अदालतें थीं जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे जिन्हें मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। तो दोस्तों जो मुंसिफ और अमीन होते थे ये ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रदान करने काम करते थे और ये मुंसिफ अमीन दोस्तों मध्यकालीन से टाइम से चले आ रहे थे, वही लोग हैं। फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया था। उसने हर एक में एक क्षेत्रीय न्यायालय स्थापित किया जिसके प्रधान नागरिक सेवा के लोग होते थे। इन अदालतों के नीचे छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे। क्षेत्रीय न्यायालय जिनको कोर्ट ऑफ सर्किट कहा जाता था के फैसलों के खिलाफ सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। तो जो क्षेत्रीय न्यायालय होते थे दोस्तों उनके खिलाफ जो है सदर न्यायालय में अपील की जा सकती थी। क्लियर है। फौजदारी अदालतों ने मुस्लिम फौजदारी कानूनों को संशोधित किया, कम सख्त रूप में उनको लागू किया जिससे उनके शरीर के अंगों को काटने इस प्रकार की अन्य सजाएं देने की मनाही कर दी गई थी।
तो अंग भंग करने के जो कानून था दोस्तों उसको लागू नहीं किया गया, है ना। दीवानी अदालतों ने उस पारंपरिक कानून को लागू किया जो किसी क्षेत्र या जनता के किसी हिस्से के बीच बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था। विलियम बेंटिंक ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों, है ना, क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया था। ये विलियम बेंटिंक ने किया। उनका काम पहले कमीशन और बाद में जिला जजों के कलेक्टरों को सौंप दिया गया। बेंटिंक ने न्यायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों को दर्जे और अख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब ऑर्डिनेट जज, है ना, तो ये नियुक्त करने का प्रावधान कर दिया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अब इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 जगह पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, हाई कोर्ट बनाए गए 1865 में, क्लियर है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक। अंग्रेजों ने कानून की नई प्रणाली स्थापित की। भारत में न्यायिक परंपरा प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी, जो सभी परंपराएं और रिवाज से निकलती थीं। यद्यपि अनेक कानून शस्त्रों और शरीयत शाही फरमानों पर आधारित थे। मुस्लिम समाज के लिए दोस्तों जो नियम कानून बनाए गए थे वो उनके शरीयत के अनुसार बनाए गए थे, क्लियर है, जैसे आज भी कुछ जगह लागू होते हैं। हालांकि अंग्रेज अफसर आमतौर से प्रचलित कानूनों को लागू कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने रेगुलेशन लागू किया, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया और उन्हें बहुधा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा सुव्यवस्थित करके आधुनिक बनाया। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के कानून बनाने के सारे अख्तियार काउंसिल के माध्यम से गवर्नर जनरल करते थे, है ना। इन सब का मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे। अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, मगर ये स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में लोग उन कानूनों की तहत नहीं रहेंगे जिनका आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था, और उनके औचित्य पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जा सकती क्योंकि ये देवी और पवित्र माने जाते थे। तो ऐसे कुछ नियम कानून पर रोक लगाने की बात की जा रही है जो पीढ़ियों से धर्म के अनुसार या परंपरा के अनुसार रूढ़िवादी परंपराओं से ले आ रहे थे, उनको मना करने की बात की जा रही है। 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था, लॉ कमीशन बनाया गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, क्लियर है। उसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता कानूनों और अन्य संहिताएं आई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए, उन्हें न्यायालयों की समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया गया, क्लियर है। तो न्याय व्यवस्था में भी मुख्य रूप से सुधारवादी कार्य किए जा रहे हैं। कानून का शासन, अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि का शासन की आधुनिक अवधारणा को लागू किया। इसका तात्पर्य था कि उनका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की सनक या व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। कानूनों के प्रज्ञा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। बेशक व्यवहार में अफसरशाही, पुलिस को मनमाने अख्तियार थे, उन्होंने जनता के अधिकारों, स्वतंत्रता हस्तक्षेप किया। दोस्तों, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहा जा रहा है, ये अंग्रेजों की नीतियों में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, पूरे भारत में एक ही कानून लागू किया जा रहा है मुख्य रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं ये असमानता, है ना, भेदभाव, लोगों के अधिकारों को उल्लंघन, ये चीजें मुख्य रूप से धरातल पर नजर आ रही थी, क्लियर है। कुछ हद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी थी। मुख्य रूप यह सही है कि भारत के पिछले शासक आमतौर से रीति रिवाजों से बंधे होते थे, मगर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने का कानूनी अधिकार था और इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं थी। तो पहले चाहे मध्यकाल का दौर रहा हो, प्राचीन काल का दौर रहा हो, वो राजतंत्रात्मक शासन थे, वहाँ एक ही व्यक्ति की इच्छा अनुसार शासन चलाया जाता था। अब मुख्य रूप से कई सारे लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख कर के चीज़ें बन रही हैं। तो यह ब्रिटिश के द्वारा कुछ सुधारवादी कार्य भी है जिसके सामने उनकी कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सके। कभी कभी भारतीय शासकों और सरदारों ने अपनी इच्छा अनुसार इस शक्ति का प्रयोग किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून बहुत त्रुटिपूर्ण होते थे,
कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीकों से बनाए जाते थे। कानून सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस के हाथों में काफ़ी अख्तियार दे दिए गए थे, मगर शायद एक विदेशी राज्य के अंतर्गत यह अवसंभावी था। विदेशी राज्य संभवतः लोकतांत्रिक स्वायत्ततावादी नहीं हो सकता था। ब्रिटिश चाहे कितना भी दावा कर लें कि हम भारत में ये किया, हम ये करने का प्रयास कर रहे थे, उद्देश्य उनका मुख्य रूप से ये था कि किसी न किसी तरीके से भारतीयों पर लंबे समय तक शासन किया जाए, और है ना। तो विधि का शासन हो, न्याय व्यवस्था हो, पुलिस सेवा हो, सिविल सेवा हो, मुख्य रूप से अपने लाभ के लिए किया जा रहा था। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार बनानी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो एक प्रभाव तो पड़ ही रहा था मुख्य रूप से, है ना। कानून के सम्मुख समानता। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता थी, अवधारणा पर आधारित थी। इसका मतलब था कि कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले न्याय प्रणाली जाति के भेदभावों का ख्याल रखती थी और तथाकथित उच्च जाति निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। एक से एक ही अपराध के लिए अलग अलग, एक गैर ब्राह्मण अपेक्षाकृत ब्राह्मण को हल्का दंड दिया जाता था। इस प्रकार जमींदारों, सामंतों वास्तविक रूप से उतना कड़ा दंड नहीं दिया जाता था जितना कि एक आम आदमी को। वस्तुतः उनके खिलाफ उनकी कार्रवाइयों के लिए अक्सर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। अब दिनहीन लोग भी न्यायालय में जा सकते थे। तो ये कहा जा रहा है कि पहले मिडिवल और एंशिएंट काल में दंड व्यवस्था में भेदभाव थे। एक ब्राह्मण को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा दंड नहीं दिया जाता था, है ना। विशेष अधिकार लोगों को दंड नहीं दिया जाता था और सामान्य व्यक्ति को दंड किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश राज में जब कानून लागू किया जा रहा है तो यहाँ जमींदारों को भी दंडित किया जा रहा है और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को भी दंडित किया जा रहा है। तो ये कुछ लेवल तक जो है समानता वाले सिद्धांत पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है ना। नहीं तो कम से कम तो ये था ही कि जो कमजोर लोग थे मुख्य रूप से वो न्यायालय जा सकते थे। मगर कानून के सम्मुख समानता इस उत्कृष्ट सिद्धांत का एक अपवाद भी था। यह एक कि यूरोप वासियों उनके वंशजों के लिए अलग अलग अदालतें और वहाँ तक कि अलग अलग कानून भी थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। अनेक अंग्रेज अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, बगान मालिकों और सौदागरों ने भारतीय लोगों के साथ अहंकारी, निष्ठुर और यहाँ तक कि क्रूर व्यवहार किया। लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमे चलाने का प्रयास हुआ तो उन्होंने अप्रत्यक्ष और अनुचित संरक्षण दिया गया। फलस्वरूप मुकदमों की सुनवाई करने वाले अनेक यूरोपीय जजों उन्हें हल्की सजा दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। बेशक अंग्रेजों का शासन समानता के सिद्धांत पर काम कर रहा था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थीं। जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत सारी छूट दी जाती, जैसे किस जगह पर ब्रिटिश अपराधियों के मुकदमे ब्रिटिश जज ही सुना करते थे। इनके लिए अलग अदालतें, न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि बेशक अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती ये थी कि न्यायालय, ये कोर्ट केवल शहरों तक सीमित थे, ग्रामीण क्षेत्रों की पहुँच बहुत दूर थी। दूसरी बात, न्याय व्यवस्था में फीस ली जाती थी जो भारतीयों के बस से बाहर था, खर्चीली व्यवस्था थी मुख्य रूप से। तो कहना ये आसान है कि अंग्रेजों ने ये सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये भारतीयों के लिए लाभप्रद नहीं रहा मुख्य रूप से। नेक्स्ट, कहा जा चुका है कि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। फलस्वरूप न्याय व्यवस्था की हत्या होती थी। तो ये कुछ जजों की सुनवाई, अंग्रेज अधिकारी सुनवाई केवल अंग्रेजी करते थे। तो इसको जो न्याय की हत्या कहा जा रहा है। व्यवहार में एक अन्य प्रकार की कानूनी असमानता उभर कर आई। न्याय काफ़ी महंगा हो गया क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था। जो हमने बताया, न्याय के लिए एक फीस दी जाती थी मुख्य रूप से, है ना। वकील करने पड़ते थे, गवाहों का खर्च पूरा करना होता था। आमतौर पर कचहरियाँ शहरों से दूर होती थी, तो ये एक बड़ी कमी थी। मुकदमे वर्षों तक चलते थे। जटिल कानूनी, अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी कि उस समय भारत के लगभग 90% आबादी दोस्तों अशिक्षित थी। उनके लिए कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सारे लिए समझना ये बहुत मुश्किल वाला काम था, है ना। निरपवाद रूप से धनी लोग कानून और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। ठीक है, आज भी ये होता है कि लोग पैसे और धन के बल पर जो है चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेते थे। किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाने और फलस्वरूप उसे पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी
उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती थी। इसके अलावा पुलिस तथा शेष प्रशासकीय तंत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार न्याय नहीं मिलने देता था। अब इस अधिकारी जो बहुत धनी लोग होते थे वो अपने पक्ष में कर लेते थे। बिना सरकारी कार्रवाई के डरे जमींदार रियायतों पर अत्याचार करते रहते थे। इसके विपरीत अंग्रेज राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक थी, शीघ्र ही कम खर्चीली थी। इस प्रकार यद्यपि नई न्याय व्यवस्था उस हद तक प्रगतिशील थी जिस हद तक वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धांतों तथा विवेकपूर्ण मानवोचित मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी। यद्यपि यह कुछ दृष्टियों से बहुत खराब थी। उदाहरण के लिए यह अब अधिक खर्चीली हो गई थी और लोगों के न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। तो वही बात है कि ब्रिटिश ने काफ़ी सुधारवादी कार्य किए थे, लेकिन खर्चीली व्यवस्था होने की वजह से, शहरों तक सीमित होने की वजह से भारतीयों का न्याय तक पहुंचना काफ़ी दूर होता था। और कुछ धनवान लोग पैसे दे करके धन के लालच में कोर्ट को, पुलिस वालों को, आदि को अपने पक्ष में कर लेते थे। तो इससे कहा जाता था कि न्याय की आत्महत्या कर दी जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने आज 3 चीज़ों को इसमें समझा है मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत। ये ब्रिटिश प्रशासनिक जो तत्व हैं, 3 बताए गए थे दोस्तों। आप यहाँ 4 ध्यान रख लीजिएगा। पहला हमने इसमें पढ़ा था सिविल सेवा, सिविल सेवा एक एक पर सवाल बनता है। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों सेना, ठीक। और तीसरा पढ़ा हमने पुलिस व्यवस्था, और चौथा है दोस्तों न्याय व्यवस्था। क्लियर है? तो ये ब्रिटिश प्रशासन के 4 पिलर को हमने कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों ब्रिटिश की सांस्कृतिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।